हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। कक्षा 9 के स्टूडेंट्स से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो कंटेंट्स बनाए हैं ये बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। इतिहास भाग के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, जर्मनी, हिटलर, इनको आप लोगों ने वीडियोज़ के माध्यम से देखा होगा। नहीं देखा हो तो उनको आप एक एक करके देखते जाइए और इन सभी अध्यायों के प्रश्नोत्तर और इनके PDF फॉर्मेट उन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको भूगोल विषय के अंतर्गत भी हमने आपको भारत की आकार स्थिति, भारत की स्थलाकृतियों के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में बहुत कुछ डिटेल के साथ आपको बता दिया है। हमने अर्थशास्त्र पर भी चर्चा की है, पालमपुर गाँव की कहानी बात की हमने देखा संसाधन के रूप में लोग, और अब हम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों को पूर्ण करने के बाद आज संविधान निर्माण का यह कंक्लूडिंग वीडियो, मतलब आज आपका संविधान निर्माण वाला चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है। संविधान निर्माण के पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में दो तरह के लोग थे, एक वे जो शासन चला रहे थे, जिनके अपने नियम थे, अपने कानून थे। ऐसे लोगों की संख्या मुट्ठी भर थी, 25%। एक तरफ वह वर्ग था जिसके ऊपर शासन किया जा रहा था, जो वहाँ का स्थानीय निवासी था, और उसकी संख्या थी 75%। संख्या में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो लोग निरीह थे, कमज़ोर थे, बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे। और जब उनके बीच में एक जागरूक बंदा आया, जैसे हमारे देश में मोहनदास करमचंद गांधी थे, इसी गांधीवादी दर्शन को लेकर के नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले एक आंदोलन शुरू करते हैं। उनको जेल हो जाती है, उसका बहुत विरोध होता है, 28 साल जेल काटते हैं और अंततः वो जो अपना नियम कानून लादने वाली जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, वह कहती ठीक है हम सत्ता छोड़ते हैं। अंग्रेज़ों ने सत्ता छोड़ दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ का राशन कार्ड पहले से ही बनवा रखा था। अब समस्या ये थी कि भारत में तो अंग्रेज सत्ता छोड़कर और देश छोड़कर चले गए, मतलब भारत का शासन भारतीयों को ही चलाना था। वो लोग आपस में मिल बैठकर उन्होंने अपना संविधान बना लिया, ये स्थिति थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सत्ता छोड़ने के बाद वो कुर्सी से उतर के सामने आगे खड़े हो गए, लो भाई साहब, हम भी और आप भी दोनों अब बिना सत्ता के हैं, तो चलिए इस सत्ता को चलाने के लिए एक संविधान बनाएं। और सारे लोग मिल बैठकर एक ऐसा संविधान बनाते हैं जिसको संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहा गया। और दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण को देखकर ही हमको यह भी समझ में आ गया कि किसी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत क्यों होती है। दक्षिण अफ्रीका की बात अगर हम छोड़ भी दें, हम हमारे देश की बात करें, तो हमारे देश की स्थिति को देखकर भी लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान की जरूरत क्यों होती है। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस अध्याय को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि लोकतांत्रिक देश होते कैसे हैं। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ये कुटिल अंग्रेज जब देश को छोड़ के जाने लगे, तो देश के अंदर सांप्रदायिक विरोध पैदा कर गए, सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा कर गए, हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ा गए, जातियों के अंदर विभाजनकारी भाव पैदा करके चले गए ये लोग। और रियासतें जो आज़ाद हुई थी उनको ये बोल दिया गया कि आपकी अपनी मर्जी, चाहे भारत में जाओ, चाहे पाकिस्तान में जाओ, चाहे आज़ाद रहो, ये आपके ऊपर छोड़ा। मतलब बहुत सारे नासूर, बहुत सारे जख्म अंग्रेज छोड़कर, देश छोड़कर चले गए। अब बारी थी भारतीयों की, और उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच में भारतीय संविधान बनाया 2 वर्ष 11 माह और कुछ दिनों की अवधि में। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान के निर्माण का रास्ता कैसे तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान के निर्माण का रास्ता देश की आज़ादी के पहले से हो गया था। हमारे भारतीयों के महापुरुषों के मन में एक संकल्प कन्फर्म था कि हम तो आज़ाद होकर रहेंगे। हमारे संघर्ष में हमको इतना विश्वास है, हमारे संघर्ष में हमको इतना विश्वास है कि ये अंग्रेज देश छोड़कर जाएंगे, हम आज़ाद होंगे, और जब आज़ाद होंगे तो हमारे देश का अपना संविधान बनाना पड़ेगा। तो नेहरू रिपोर्ट, कराची अधिवेशन, यहाँ से हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी। और बीच बीच में वहाँ की जो असेंबलीज थी अंग्रेजी शासन की, उनमें भी हमारी भागीदारियाँ थी, तो उनसे हम काफ़ी कुछ सीख चुके थे। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था अंग्रेजी जमाने का, उस अधिनियम की लगभग 80-90% बातें हमने वर्तमान संविधान में लेने की कोशिश की। मतलब वहाँ उस कानून से जो संस्थाएं चलाई जा रही थी, उन संस्थाओं को चलाने का अनुभव हमने उससे लिया था। तो ये हमारी चीज़ें समझ में आ गई थी अभी तक। अब हम आज देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो चुका है
और भारतीय संविधान सभा में प्रमुख सदस्य आ चुके हैं। अब अगर किसी संविधान को समझना है, मतलब उसकी फिलॉसफी को समझना है, उसके दर्शन को समझना है, उसके बुनियादी मूल्यों को समझना है, तो कहाँ जाएं? उसके लिए एक तो हमारे पास पिछला एग्जाम्पल है, 12 खंडों में कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो है वो दी हुई हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाकर के हमको समझ में आता है कि ये नियम या कानून किस लिए बना है, इसके पीछे ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था, उसको हम वहाँ से उठा लेते हैं। लेकिन संविधान का बुनियादी दर्शन क्या है, संविधान का बुनियादी रूप क्या है? अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमारे भारत का जो संविधान है 70-72 साल बाद भी इतना पुख्ता है कि आज भी हम उसके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे संविधान को भी लोगों ने अपडेट करने के लिए, मतलब संशोधन करने के लिए गुंजाइश छोड़ रखी थी और हम उसको लगातार अपडेट भी करते जा रहे हैं। आपके पास बटन वाला फ़ोन था, अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन आ गया, अपडेट हुआ ना। बस संविधान भी ये मान के चलिए कि इसी तरह से 1950 से लेकर आज 2021 है, लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है और उसके अपडेशन की जो प्रक्रिया है वो संविधान में ही लिखी हुई कैसे अपडेट होगा। अब इस संविधान के अपडेट करने के लिए जिन लोगों ने इस व्यवस्था को डाला था उन लोगों के विचारों को हमको देखना पड़ेगा। अगर हमें संविधान के दर्शन को, संविधान के मूल्य को समझना है तो जिन लोगों ने संविधान निर्माण किया है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव, विट्ठल भाई, ऐसे लोगों के विचारों को देखना पड़ेगा हमको कि इन लोगों के विचार क्या थे। भाई किसी व्यक्ति को अगर हमें समझना है कि ये व्यक्ति कैसा है तो हमें उसके विचारों को जानना होता है कि कैसे विचार का आदमी है। भगत सिंह को समझना है तो हमको भगत सिंह के विचार जानना होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को समझना है तो चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा को, विचारों को समझना होता है। गांधी को जानना है तो गांधी के विचार को, गांधी के दर्शन को समझना पड़ेगा हमको। नेहरू को जानना है तो नेहरू के विचार को समझना पड़ेगा। आपको जानना है तो आपके विचारों को समझना पड़ेगा। आप अपने आप को जानते हैं कि नहीं? यदि नहीं जानते तो आप पहले अपने आप को जानिए कि आपकी विचारधारा क्या है, आपकी सोच क्या है। बस आप अपने आप को बाद में समझ लीजिएगा, खाली टाइम में बैठ करके, ये आपका होमवर्क है। आज हम चलिए देखते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में और भारत के संविधान का बुनियादी दर्शन क्या था, बुनियादी मूल्य क्या था। चलिए हम इसको आरंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण और इसके अंतर्गत ये भाग 4 है हमारा और ये कंक्लूडिंग चैप्टर है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य और संविधान का दर्शन। और ये जो काम है भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य को समझने का, भारत के संविधान के दर्शन को, फिलॉसफी को समझने का, इस काम को करने के इस टेक्स्ट बुक के आधार पे हमारे 2 तरीके हैं। कितने हैं? इस टेक्स्ट बुक के आधार पर 2 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम इस संविधान को समझ सकते हैं, संविधान के मूल्यों को और दर्शन को समझ सकते हैं। कैसे देखते हैं हम? इस तरह से। पहला तरीका जो आपके सामने आता है वो ये है कि पहले तरीके में ये बताया जाता है कि हमको अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़ना होगा और उनके विचारों को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि संविधान की आत्मा क्या है, संविधान क्या कहना चाह रहा है। तब हमारी समझ में आता है। जैसे हम तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ते हैं तब हमको ये समझ में आता है कि तुलसीदास जी श्री रामचंद्र के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। जब हमको नेहरू के बारे में पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह से जब हम रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई किस विचार को लेकर आगे बढ़ रही थी और फिर इनके विचारों के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। फिर ऐसे विचार वाले लोग किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर जब जाते हैं तब हम कहते हैं हाँ ये इनके विचार हैं तो ये व्यक्ति इस काम को इस तरह से करेगा। जैसे हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब को अगर हम ले लेते हैं, अगर हमको पहले से पता है कि ये कलेक्टर साहब का स्वभाव कैसा है, कड़क है, नरम है, मध्यमार्गी, तो हम कहते हैं हाँ हमारा ज़िला इस फॉर्मेट में चलेगा। तो बस ऐसे ही संविधान सभा के निर्माण के लिए जब उन नेताओं ने जो जिम्मेदारी ली थी उन नेताओं के हम विचारों को पढ़ेंगे तो हमको इस समझ में आ जाता है कि संविधान का बुनियादी मूल्य है, उसका दर्शन है वो क्या है। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका होता है संविधान की किताब। संविधान की किताब खुद कहती है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है। बाइबल खुद कहता है, कुरान खुद कहता है, भगवत गीता खुद कहती है कि हमारे अंदर क्या है। उसी तरह से भारत का संविधान खुद कहता है। संविधान अपने दर्शन के बारे में स्वयं अपने विचार प्रकट करता है, लेकिन स्वयं विचार प्रकट करता है मतलब उसको पढ़ना पड़ता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तब हमको ये पता चल जाता है। और अगर हमें पूरा नहीं भी पढ़ना है, केवल ये जानना है कि आखिर संविधान के अंदर क्या होगा, तो यह काम संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से भी होता है।
भारत की संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसको उद्देशिका भी कहते हैं। और इस उद्देशिका जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस उद्देशिका को पढ़ने मात्र से ये समझ में आ जाता है कि संविधान के अंदर क्या चीज़ है, इसका बुनियादी दर्शन क्या है। चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम महापुरुषों के बारे में बात करते हैं कि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे। चलिए हम उसको देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, इनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये अंतरिम सरकार जब भारत में बनी थी आज़ादी के पहले, उस समय गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री ये आज़ादी के बाद बने थे। इनका भारतीय रियासतों के विलय में बहुत ही निर्णायक भूमिका थी। ये संविधान की जो सभा थी उसमें किसानों के प्रतिनिधि के तौर में भी शामिल हुए थे। इसके बाद ये महिला आपको दिख रही हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कवित्री थी, लेखिका थी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। ये कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति की महिला कार्यकर्ता थी, महिला नेता थी और जब देश आज़ाद हुआ तो इनको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाया गया था। ये दो लीडर्स के बाद अगले लीडर्स के बारे में हम देखते हैं। अब आते हैं अबुल कलाम आज़ाद साहब। इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। ये एक शिक्षावेद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता और अरबी भाषा के विद्वान थे। कांग्रेसी नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाए थे। हाँ, इनकी एक बात जो याद रखी जाती है वह विशेष बात यह है कि मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। मतलब भारत से धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था उस बात का ये विरोध करते थे। आज़ादी के बाद ये देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। टी कृष्णामाचारी तमिलनाडु में जन्मे थे। ये प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उन्हीं की अध्यक्षता में ये उस प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ये एंटरप्रेन्योर थे, मतलब उद्यमी थे, उद्योगपति थे, कांग्रेस के लीडर थे। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके बाद हम देखते हैं अगले जो थे लीडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। बिहार स्टेट में उनका जन्म हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ही थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, उनको हटा करके फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये कांग्रेस कमेटी के भी 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और देश की आज़ादी के बाद इनको भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। जयपाल सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इस नाम के बारे में आप लोग गूगल करके भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि इन्होंने बहुत शानदार काम किया जनजातीय लोगों के जागरण के लिए। झारखंड में इनका जन्म हुआ था। हॉकी खिलाड़ी थे ये, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान माने जाते हैं। बहुत शिक्षाविद भी थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष भी ये थे। बाद में इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की। इनका ये कहना था कि यदि लोकतंत्र और जनतंत्र गणतंत्र सीखना है तो आपको जनजातीय समूह से सीखना चाहिए। जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए ये एक अग्रिम पंक्ति के नेता थे और साथ ही इनके विचार आज भी प्रासंगिक है। मैं फिर से कहूँगा कि आपको जब भी अवसर मिले जयपाल सिंह के बारे में आप लोग गूगल जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले जो लोग थे HC मुखर्जी, जो कि बंगाल में संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इनका जन्म बंगाल में हुआ था और इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ये एक लेखक थे और शिक्षाविद थे, कांग्रेस लीडर थे। साथ में ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिलिंग और बंगाल में विधानसभा मतलब MLA बने, विधायक बने बंगाल में ये। और देश आज़ाद जब हो गया तब इनको बंगाल का ही राज्यपाल बनाया गया। आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख महिला कार्यकर्ता थी, कांग्रेस की सक्रिय लीडर थी G. दुर्गाबाई देशमुख और आज़ादी के बाद ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद हम देखते हैं बलदेव सिंह को। बलदेव सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ। ये एक सफल उद्योगपति थे। पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में इनको कांग्रेस के द्वारा मनोनीत किया गया था। कांग्रेस के मेंबर हालांकि ये उस समय तक नहीं थे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इनको मनोनीत किया। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बहुत बड़ा नाम है गुजरात का ये। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। वकील, इतिहासकार, भाषाविद, गांधीवादी कांग्रेसी लीडर थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये बाद में मंत्री भी बने और जब मतभेद हो गए तो स्वतंत्र पार्टी अलग से बनाकर उसके संस्थापक बने। बहुत बड़ा नाम है, इनको भी आप जरूर गूगल कीजिएगा। इसके बाद नाम आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। पश्चिम बंगाल में अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे।
बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, शिक्षाविद, वकील, और इन्होंने हिंदू महासभा में सक्रिय भूमिका निभाई थी और देश की आज़ादी के बाद ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक माने जाते हैं। आज हमारे देश में जिस राजनीतिक दल की सरकार है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसी भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व संघ है भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक थे। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लेकर ही आगे बढ़ रही है। इसके बाद बात करते हैं भीमराव रामजी अंबेडकर। मध्य प्रदेश की मिट्टी में इनका जन्म हुआ था। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश के महू, इंदौर के पास में ही है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। मतलब सारे लोगों ने जब संविधान बना लिया, अपने अपने ड्राफ्ट बना कर ले आए, तो उस ड्राफ्ट को लेकर के इन्होंने एक प्रारूप संविधान का निर्माण किया, उस पर बहस मुसाहिबे हुए और फिर उस संविधान को फाइनल फॉर्मेट में लाया गया। सामाजिक क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े चिंतक थे और देश में जो जातिगत बंटवारा और भेदभाव होता है ना, उसके खिलाफ ये प्रबल आंदोलन करते थे। जो छुआछूत की भावना, अभी भी ऊंच और नीच, सामाजिक जो भेदभाव की बात होती है ना, उसके प्रबल विरोधी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में इनको कानून मंत्री बनाया गया था और जब सरकार और सरकार के लोगों से मतभेद हो गया तो इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम से अलग से एक राजनीतिक दल का गठन कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री थे और देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने। इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एडवोकेट, बैरिस्टर, वकील हुआ करते थे, कांग्रेसी लीडर थे। शुरुआत में वामपंथी विचारों से प्रेरित थे, बाद में समाजवादी हो गए। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। साम्राज्यवाद विरोध मतलब अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे। सोमनाथ लाहिड़ी पश्चिम बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक रह चुके थे पश्चिम बंगाल में। उस पश्चिम बंगाल में जहाँ की मुख्यमंत्री आज ममता बनर्जी हैं, उसी विधानसभा के ये विधानसभा सदस्य थे। तो इस तरह से ये जो आप लोगों ने अभी प्रमुख सदस्यों के नाम देखे, ऐसे 299 मेंबर थे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। इनमें से बहुत कम लोगों को पाठ्य पुस्तक में जितना दिया गया है उतने लोगों का नाम समाहित कर पाए हम। आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो इन्हीं लोगों में से टिप्पणी आएगी कि हाँ, इनका बताइए कि जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी लिखिए, वल्लभ भाई पटेल पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको इन्हीं में से इनकी जो बातें हैं वो लिखना पड़ेंगी। ठीक है ना। अब आपको इतने सारे नाम हमने दिखाए तो आपको एक दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हम लोग महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय हो, भारत के राष्ट्रपिता, भारत के बापू महात्मा गांधी, उनकी फ़ोटो बताई ना उनके बारे में बताया। तो आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे 299, सारे सदस्यों के ऊपर महात्मा गांधी के विचारों का थोड़ा या ज़्यादा प्रभाव था और हर सदस्य महात्मा गांधी को ब्रीफ करता था और उनसे उनके विचारों से शिक्षा लेकर संविधान सभा में अपनी बातों को रखता था। अब लेकिन हमारे लिए ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस संविधान सभा के वो सदस्य नहीं थे तो संविधान के बारे में गांधी जी की क्या राय थी। तो उन्होंने यंग इंडिया नाम का एक अखबार छापा करते थे, उस अखबार में अपने इन विचारों को प्रस्तुत भी किया है। चलिए हम देखते हैं कि महात्मा गांधी संविधान को लेकर के अपनी क्या राय रखते थे। चलिए हम समझते हैं। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश के बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का ना तो उच्च वर्ग रहे ना निम्न वर्ग रहे, सारे लोग एक जैसे हों। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसा भारत जहाँ पर छुआछूत ना हो। ऐसा भारत जहाँ शराब या नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। ऐसा भारत जहाँ औरतों को भी मर्दों जैसे ही अधिकार मिले और मैं इससे कम पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। यदि हम गांधी जी के इस बात को ध्यान दें कि इससे कम पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ और हमारे विचार भी यदि गांधी जी के विचारों से मेल करते हैं तो डेफिनेटली अभी भी हमको संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी औरत और मर्द को समान अधिकार नहीं है। अभी भी छुआछूत भारत में है। अभी भी नशीली चीज़ों और शराब का कारोबार होता है। अभी भी ऊंच और नीच की भावना समाज में मौजूद है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हटेंगी किसी भी भारतीय को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के विचार से यदि हमारे विचार मेल खाते हैं तो, यदि हम रूढ़िवादी नहीं हैं तो,
और यदि हम उदारवादी हैं, लिबरल हैं, तो हम गांधी जी के विचारों के समर्थक हैं। लेकिन यदि हम रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव विचारों के हैं तो हम गांधी जी के विचारों के विरोधी होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना देखने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उनको तो हम संविधान निर्माता की भी उपाधि देते हैं। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार थोड़ा दूसरों से अलग थे। अक्सर ये कहा जाता है कि अंबेडकर के गांधी जी और उनके नज़रिए से विरोधाभास रखते थे। अंबेडकर की गांधी जी से उतनी पटरी बैठती नहीं थी। लेकिन संविधान सभा के भाषण में, जो अंतिम भाषण था, उसमें उन्होंने अपनी चिंताओं को रेखांकित किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था, क्या कहा था? 26 जनवरी 1950। ध्यान से सुनिएगा, अंबेडकर के विचारों को यदि आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, बाकी लोग जब ये बोल रहे थे कि अब हम विरोधों को खत्म करके आगे बढ़ रहे हैं, तब अंबेडकर एक नई चिंता से ग्रसित थे और ये क्या कह रहे थे कि हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम अभी तक क्या हो रहा था, बड़ी समस्या के ऊपर ध्यान था, तो छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान नहीं था। बड़ी समस्या क्या थी? अंग्रेजों से देश की मुक्ति। अब अंग्रेज देश से चले गए, अब देश की जो छोटी छोटी समस्याएं थी, छुआछूत, असमानता, भेदभाव, ये जो चीज़ें हैं, ये अब बड़ी समस्या के रूप में सामने आने वाली हैं। ये चिंता डॉक्टर अंबेडकर की थी। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, डेफिनेटली। क्यों समानता होगी? क्योंकि हम संविधान में उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि राजनीतिक मामलों में हमारे यहाँ असमानता नहीं होगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जीवन विषमताओं से भरा होगा, असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत देते हैं और हर वोट को बराबरी का महत्व दे देंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। अब यहाँ पर राजनीतिक रूप से एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत तो स्वीकार हो रहा है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सामाजिक रूप से जब हम देखते हैं तो किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के सामने निम्न वर्ग के 100 आदमी भी खड़े हैं तो वह अपनी बात को नहीं मनवा सकते, और वो एक व्यक्ति भी अगर उच्च वर्ग का है तो वह अपनी बात को मनवा लेता है। तो ये एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत यहाँ पे खारिज हो गया, नकार दिया गया। अब हम आर्थिक ढांचे की बात करें कि यदि कोई करोड़पति व्यक्ति सामने खड़ा है, बहुत धनवान व्यक्ति सामने खड़ा, और उसके सामने गरीबों की एक पूरी फौज खड़ी है, 1-1.5 हज़ार गरीब खड़े हैं, और गरीब ये कह रहा है कि नहीं साहब यहाँ कुआं खोदना चाहिए, और किसी अमीर ने कह दिया नहीं खोदना चाहिए, तो 1000 वोट के बराबर वो एक वोट हो गया। अमीर ने कहा नहीं खोदना चाहिए तो वहाँ नहीं खोदेगा, भले 1000 लोग बोल रहे हैं खोदना चाहिए। तो इस तरह से जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, उनका कहना था कि राजनीति में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत तो मिल गया और वह जारी भी रहेगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत हिंदुस्तान में नकारा जाएगा। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कब तक जिएंगे, कितना लंबा जीते रहेंगे, यह बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे सामने। अगर यह नकारना लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। संविधान सभा के एक सदस्य थे और एक सदस्य नहीं थे। गांधी जी के विचारों को हमने देखा। गांधी जी क्या बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं भेदभाव से मुक्त समाज हो, नशे से मुक्त समाज हो, और लिंग के आधार पर या जाति धर्म के आधार पर कोई छुआछूत या भेदभाव ना हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक संविधान से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। और लगभग यही बात भीमराव अंबेडकर कहते हैं, लेकिन उनकी चिंता दूसरी है। उन्होंने ये कहा कि संविधान में हमने कानून बनाया है, कानून के डर से राजनीतिक एकता तो आ गई, राजनीतिक समानता तो आ गई, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत आ गया, लेकिन आर्थिक और सामाजिक प्लेटफॉर्म पे अभी ये चीज़ बाकी है। अब आर्थिक और सामाजिक मंच पर एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू करना देश के लिए बहुत कठिन है, और जिस दिन ये सिद्धांत लागू हो गया, समझ लो कि आपका राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत हो गया। देश की आज़ादी के 70-72 साल बाद भी थोड़ी सी शिथिलताएं आई हैं, लेकिन जितनी उम्मीद की जा सकती थी उतनी नहीं आई हैं। आज भी हमारे समाज में हम गांव के बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का अच्छा प्रचार प्रसार है, वहाँ ये चीज़ नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा टूल है जो सामाजिक और आर्थिक प्लेटफॉर्म पर भी एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को वजन देगा। फ्रांस की क्रांति इसीलिए हुई थी, क्यों? क्योंकि वहां पर सामाजिक और आर्थिक रूप से वहां ना तो राजनीतिक अधिकार था और ना ही सामाजिक और आर्थिक रूप से एक व्यक्ति एक वोट माना जा रहा था।
भारत में आज राजनीतिक रूप से एक व्यक्ति वोट है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप में अभी यह असमानता बरकरार है। तो अंबेडकर साहब की ये चिंता थी और वो ये कह रहे थे कि यदि यह स्थिति बहुत लंबे समय तक रही तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र भी संकट में पड़ जाएगा। और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ये लगता है कि राजनीतिक लोकतंत्र आने वाले समय में संकट में पड़ ना जाए कहीं। और इस राजनीतिक लोकतंत्र को बचाना है तो हमको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समानता की बातें करना होगी, समानता के टूल्स को डेवलप करना ही होंगे। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक अंबेडकर साहब का सपना साकार होने वाला नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार क्या थे। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जब लाल किले की प्राचीर से यूनियन जैक मतलब अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर भारतीयों का झंडा चढ़ाया गया था, उस समय पंडित नेहरू ने जो भाषण दिया था वो आपके सामने है। वो कहते हैं कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब यह समय आ गया कि हम अपने वायदों पर अमल करें, हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। मतलब हम देश की आज़ादी के पहले ये तय कर चुके थे कि हम आज़ाद होंगे और हम आज़ाद हो चुके हैं। अब आज़ादी के बाद हमारे देश को कैसा बनाना है, किस रास्ते पर ले जाना है, इन वायदों पर हमको काम करना पड़ेगा। घड़ियों में रात को 12 बजे जब मध्यरात्रि होगी और घंटी बजेगी 12 बजने की, अंग्रेज़ों के जब 12 बज चुके होंगे, सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत एक नए जीवन में प्रवेश करेगा। भारत आज़ाद होता जाएगा और आज़ाद हो जाएगा। इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब हम गुलामी को छोड़कर आज़ादी में प्रवेश करते हैं और तब एक पुराने युग का अंत होता है, एक युग की समाप्ति होती है और नया समय शुरू होता है। राष्ट्र की दबी हुई आत्मा निकल कर बाहर आती है, अपनी आवाज़ लगाती है कि मैं आज़ाद हूँ। ऐसे पवित्र क्षण को हम अपने आप को, भारत को और उसके लोगों को और उससे भी अधिक मानवता की सेवा को समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी मिल गई, अब हमको अंग्रेज़ों से नहीं लड़ना है, अब हमको देश की सेवा में अपना जीवन लगाना है। ये विचार थे पंडित नेहरू के। आज़ादी के जन्म से पूर्व ही हमने प्रसव पीड़ा झेली है। जैसे ही आज़ादी की बात हो रही थी, हिंदू और मुस्लिम लड़ने लगे थे। रियासतें जो हैं वह राष्ट्र राज्य भारत से झगड़ा मोल लेने लगी थी। इस क्रम में बड़ा दिल दुखी हुआ। आज भी हमारा दिल दर्द से भरा हुआ है, फिर भी इतिहास बीत चुका है, भविष्य की ओर हमको देखना है। और भविष्य की ओर जब हम देखते हैं तो हम बहुत आराम करने की बात नहीं करते, मतलब आराम हराम है। ये जो नेहरू ने कहा था, यह बात यहाँ से साबित होती है कि देश आज़ाद हो गया है। आज हमको अब शपथ लेना है कि आज़ादी के लिए करने वाला संघर्ष से ज़्यादा कठोर संघर्ष होगा हमारे देश के निर्माण का संघर्ष। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना, दरिद्रता, अज्ञानता, बीमारी, असमानता, इनको समाप्त करने की। और गांधी जी के बारे में कहते हैं कि हमारे युग के एक महानतम आदमी हैं और उसने ये कामना की है कि हर आंख से आंसू पोंछा जाए। संभव है यह काम हमारे अकेले करने से पूरा ना हो। जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये नेहरू जी ने अपने विचार प्रकट किए थे। पंडित नेहरू और गांधी जी की एक दूसरे के विचारों से समानता थी और नेहरू जी ने गांधी जी को कोट करते हुए कहा था कि हमारे युग का एक महान आदमी है जो ये चाहता है कि जब तक देश के हर व्यक्ति की आंख से आंसू ना पुछ जाए तब तक हमको चैन से नहीं बैठना है, आराम हराम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी के विचारों के निकट नहीं थे, उनसे इत्तेफाक बहुत ज़्यादा नहीं रखते थे, लेकिन उनके विचारों में भी यही बात थी, जब तक देश में सामाजिक और आर्थिक विषमताएं रहेंगी, राजनीतिक समानता का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है। मतलब गांधी जी को यदि हम स्टैंडर्ड लेते हैं तो गांधी जी के विचारों का करीबी व्यक्ति हो या गांधी जी के विचारों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखने वाला व्यक्ति हो, दोनों के बीच के विचार भारत के लोगों के लिए, भारत देश के लिए, संविधान के प्रति लगभग एक समान है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि भारत का संविधान लोकतंत्रात्मक है, समाजवादी है, अवसर की समानता के लिए तत्पर है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्यायिक अवसर सभी को मिले, इस बात के लिए कटिबद्ध है। ये बात हमारी समझ में आता है। चलिए अब हम देखते हैं संविधान अपने बारे में खुद क्या कहता है, अर्थात संविधान के दर्शन करते हैं। दर्शन का मतलब ये नहीं कि घंटी बजाए, संविधान की मूर्ति बना लिए, गए और प्रणाम करे, जय संविधान की, ऐसा नहीं करना है। संविधान में जो कहा गया है उसको अपनाना है, तब हमको समझ में आएगा कि संविधान का दर्शन क्या है। चलिए, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए और इस क्रम में जांच परख लिए,
वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल भी किया गया है। अभी तक क्या था कि भारत माता अंग्रेजों की गुलाम थी। भारत माता के दंड पर यूनियन जैक बरतानिया साम्राज्यवादी ध्वज लहरा रहा था। लेकिन जब प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, मूलभूत अधिकार मिले, ये भाव, ये जो चीज़ें थीं, इन्होंने प्रेरणा दी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो नारे हैं, इन्होंने प्रेरणा दी। यही वो मूल्य थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लड़ने की प्रेरणा दी। और जब ये आगे बढ़े तब देश आज़ाद हुआ, तब देश की आज़ादी आई और जो बरतानिया जो व्यवहार था वह समाप्त हो गया। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये इस प्रस्तावना में इन्हीं सारे मूल्यों को समाहित किया गया है। कौन कौन से मूल्यों को? स्वतंत्रता, समानता, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं बुनियादी मूल्यों के इर्द गिर्द जाकर बुनी गई हैं, इन्हीं बुनियादी मूल्यों के आसपास जाकर बनी हुई हैं। और संविधान की जो शुरुआत होती है वह बुनियादी मूल्यों की छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है और इसी उद्देशिका को हम संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, इसी को संविधान की आत्मा कहते हैं। और यह प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर बनी गई है। अमेरिकी संविधान की शुरुआत होती है वी द पीपल। इसी तरह से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। अब ये शुरुआत नहीं कि हम अंग्रेज लोग। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत एग्जाम में आ सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभिक शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसको आरंभ करते हैं। और ये जो हम भारत के लोग हैं, ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिकी संविधान से लिया गया था, वी द पीपल वर्ड से, उसको भारत के संविधान में समाहित कर लिया गया। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत आसानी से पढ़ें, उसमें आए हुए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द को समझें। संविधान की प्रस्तावना अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के ऊपर लिखी गई बहुत ही खूबसूरत कविता है और इसमें वह सारा दर्शन समाहित है जिससे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। और जब हम भारतीय संविधान की इस आत्मा को देखते हैं तो हमको उसके पूरे शरीर मतलब सारे संविधान की वस्तु स्थिति की जानकारी लग जाती है। भारतीय संविधान का मूल्य क्या है, भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, भारतीय संविधान कहना क्या चाहता है। पूरे संविधान को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रस्तावना ही सारा सब कुछ कह देती है। यह प्रस्तावना ही जो है किसी सरकार के मानक को तय कर देती है, स्टैंडर्ड को तय कर देती है कि अब सरकारें किस विजन से चलेंगी, देश के नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों के मार्ग को तय कर देती हैं। मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है ये सारी दुनिया में बता देती है कि भारतीय लोगों की सोच क्या है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बसती है। यहाँ पर हम देखें, सबसे पहला आता है हम भारत के लोग। भारत को, ये वर्ड देखिए, हम भारत के लोग। भारत को मतलब भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा किया गया है और भारत के लिए किया गया है। इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी है। फिर हम देखते हैं प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व यानी होता है स्वामित्व, मालिकाना हक। मतलब भारत देश के संपूर्ण मालिकाना हक, अपने बारे में हर अच्छे बुरे का फैसला लेने का अधिकार भारत के नागरिकों को होगा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को ऐसा राष्ट्र बनाते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के अपने देश के लिए निर्णय लेने में सक्षम होगा। समाजवादी मतलब समाज में संपत्ति जो है वह सामूहिक रूप से पैदा होती है। समाज की संपत्ति का बंटवारा समानता से होगा, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं होगा। और यह भारत के ज़मीन, उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए जाएंगे कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हो। मतलब भारत में यदि उद्योग धंधे हों या सरकारी ज़मीन का बंटवारा हो, वो इस तरह से किया जाएगा कि उससे देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक हकों का नुकसान ना हो। अगला वर्ड हमने देखा पंथ निरपेक्ष। मतलब भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी। भारत का कोई अपना आधिकारिक राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा और सरकार किसी भी धर्म विशेष को आश्रय नहीं देगी और कोई धर्म विशेष का व्यक्ति अपने धर्म को किसी अन्य पर लादने की कोशिश नहीं करेगा।
इसके बाद हमने अगला शब्द देखा लोकतंत्रात्मक, मतलब भारत की जो सरकार है वह भारत की जनता स्वयं चुनेगी। लोकतंत्र ऐसा तंत्र जिसका निर्माण वहाँ के लोग करते हैं, भारत की जनता ही भारत की सरकार बनाएगी। इसके बाद हमने देखा गणराज्य, मतलब भारत के शासन को चलाने वाला जो प्रमुख व्यक्ति है वह जनता के द्वारा चुना होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान से जुड़ा होगा। मतलब किसी राजा को भारत का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, जिनके नाम है महामहिम रामनाथ कोविंद जी, और उनके नाम से हमारे देश का संचालन होता है। और माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के नाम से इस देश का शासन संचालन करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला शब्द आता है न्याय, मतलब भारत में किसी भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नागरिकों से न्याय देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला शब्द आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में हम फ्रांसीसी क्रांति में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। किसी भी व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, कहीं भी किसी भी जगह पर रहने की स्वतंत्रता होगी, मतलब उसको किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा, बशर्ते इससे किसी की स्वतंत्रता का हनन ना होता हो। ठीक है ना। इसके बाद अगला शब्द है समानता, समता, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। इस तरह की चीज़ें दी है। फिर हमने देखा बंधुता, मतलब भारत में बंधुता, वही स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। हम सारे भारतीय ऐसे रहेंगे हमारे देश के अंदर जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक से अपने आप को कमतर ना आके, यह भाव भारतीय संविधान में होंगे, और यह बात भारत की संविधान की उद्देशिका में दिया हुआ है। और इस बात को अपनाते हुए आज यह संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार करती है। लागू नहीं हुई, अभी भारतीय संविधान सभा ने संविधान को देश के लिए स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। देश का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, लगभग 2 महीने बाद। इस प्रकार आप लोगों ने भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसको जब हम देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी भावना हम भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और जब हम इसको देख लेते हैं तो हमको अंदाज़ा हो जाता है कि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर संपूर्ण संविधान में धाराओं को विस्तार से दिया गया होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया हमको। चलिए अब हम देखते हैं भारत में जो संविधान के द्वारा संस्थाओं का स्वरूप निर्धारित किया गया है वह किस तरह का है। चलिए, वो ऐसा नहीं है संविधान में सिर्फ मूल्य या दर्शन दर्शाए गए हों, ऐसा नहीं है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। मतलब केवल हमने डाल दिया, यदि हम इनको संस्थागत रूप नहीं देंगे तो संविधान एक धार्मिक किताब बन जाएगी। वह देश के लोगों के अधिकारों की किताब नहीं होगी, फिर वह एक धार्मिक किताब हो जाएगी कि जाओ और भजन करो। संविधान में इन मूल्य, अच्छा ये सारे मूल्य धार्मिक किताबों में भी हैं, ऐसा नहीं धार्मिक किताबों, बाइबल भी यही कहती है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करती है, कुरान भी यही कहती है, और हमारी भगवत गीता, रामायण ये भी यही कहती हैं। जब ये सारी चीज़ें यही कहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश में असमानता है, और यही बात संविधान भी कह रहा है। लेकिन संविधान कह रहा है, इसके साथ में संविधान उसको संस्थागत रूप देने की कोशिश कर रहा है, संविधान उसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला होता है। इसी संविधान में जो मूल्य और दर्शन है, इन मूल्य और दर्शनों को स्थापित करने का कार्य ये करती हैं। यह भारतीय संविधान का यह कार्य है कि ये संस्थाओं का निर्माण करे, इन व्यवस्थाओं की व्यवस्था करे, ताकि देश के नागरिकों को उसके बुनियादी मूल्य प्राप्त हो सकें। केवल ये ना हो जाए कि संविधान में बड़ी बड़ी बातें लिख दी गई, लेकिन उनका ज़मीन पर असर दिखाई ही नहीं दे रहा है। संविधान संशोधन ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत ही लंबा विस्तृत दस्तावेज है। यह आपको पता है कि संविधान एक विशाल दस्तावेज है और समय समय पर इसको अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं को लगा कि आने वाले टाइम में जब लोग समय बदलेगा, लोगों की भावनाएं थोड़ी सी बदलेंगी, तो उसके हिसाब से इसमें अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए। और लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो अपग्रेडेशन होगा, इससे इसका जो मूल एसेंस है, इसका पवित्रता है, इसके जो स्थायी भाव हैं, वह ना बदले जा सके, और इसके लिए ऐसा कानून बनाया जाए।
इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने के कुछ प्रावधान भी रखे और इन्हीं बदलावों को नाम दिया गया संविधान संशोधन का। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है और अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमको ये पहली बार में समझ में नहीं आता। फिर भी संस्थाओं को बुनियादी रूप में समझना बहुत कठिन नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी नियमों को बताता है, किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस बारे में फैसला लेगा, इसके साथ ही नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, ये सारी चीज़ें इसके अनुसार किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान है जो कि ये बताता है कि शासकों का चुनाव कैसा होगा और चुनाव होगा तो इन चुनी हुई सरकारों का, इन चुनी हुई शासकों की शक्ति क्या होगी, इनकी लिमिटेशन क्या होगी और इन लिमिटेशंस को तय करने के लिए, इनकी लक्ष्मण रेखा तय करने के लिए भारतीय नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे कि सरकार उससे आगे न बढ़ पाए, कि नागरिकों की भावनाओं का सम्मान ना हो पाए। ये सारी चीज़ें संविधान में तय की गई हैं। संविधान निर्माण का ये जो अंतिम अध्याय था, अंतिम भाग था, इसको देखकर आपकी समझ में काफ़ी कुछ आ गया होगा। आपकी किताब में सारी चीज़ों को बहुत थोड़ा थोड़ा समझाया गया है, बताया गया है और ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है। संविधान को समझने के लिए संविधान की प्रस्तावना की बात की गई है और संविधान की प्रस्तावना में ही सारा सब कुछ दिया गया है। जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमको संविधान का एसेंस समझ में आ जाता है, संविधान क्या कहना चाहता है। फिर अगर हम संविधान को गहराई से जब पढ़ने में जाएं तो हमको एक बार में समझ में नहीं आता है। संविधान एक्चुअल में क्या है, केवल प्रस्तावना में दी गई बातों को विस्तार से जानने का एक ग्रंथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र सब कुछ लिख दिया और उसको लाल कपड़े में बांध के रख दिया। संविधान की जो बातें हैं वही सारी बातें हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी हैं। हमारी धार्मिक मान्यता भी कहती हैं कि किसी दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझो, उसको बराबरी का हक दो। लेकिन उन धार्मिक मान्यताओं को हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमताएं बनी रहती हैं। आज हमारा देश धर्म के आधार पर बंटवारे को हासिल कर चुका है और देश में धार्मिक कट्टरवाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा है कि आप कट्टर रहो। और भारतीय संविधान की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी वही मूल्य, वही दर्शन, वही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की गई जो भारतीयों के धार्मिक मान्यताओं में दी गई है। तो इसका मतलब ये चीज़ संविधान निर्माताओं को पता था, जो बातें धार्मिक मान्यताओं में हैं वही बातें हम संविधान में लिख रहे हैं, लेकिन संविधान में जो चीज़ लिखी गई हैं उन बातों का ज़मीन पर पालन हो, इसके लिए संस्थागत व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। और फिर उसने देश की संसद बनाने का, राज्यों की विधानसभा बनाने का, ग्राम पंचायतों का, स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय निकायों का, इनकी कार्यप्रणालियों का, इनके चुनावों का पूरा लेखा जोखा बनाकर तैयार कर लिया और बता दिया कि संविधान में जो मूल्य और दर्शन दिए गए हैं उनको ज़मीन पर कैसे उतारना है, भारत माता को आगे कैसे बढ़ाना है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। और हमने ये देखा कि भारत के संविधान ने भारतीय शासकों को मनमानी करने की छूट बिल्कुल नहीं दी है और साथ में एक छूट भी दे के रखी है कि यदि आपको लगता है कि समय के साथ में इस ग्रंथ में, इस पवित्र किताब में अगर कोई चेंज करना हो, अपडेशन करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपडेशन करने की एक शर्त होगी कि इसका जो बेसिक एसेंस है, मूल सार तत्व है, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कि आप बदलने की कोशिश करो तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना को मिटा डालो, नहीं, ये जो मूल एसेंस है जो प्रस्तावना में दिया गया है ये तो रहेगा। हाँ, आप इन्हीं की भावनाओं के अनुरूप कोई परिवर्तन कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, तो आपको छूट दी जाती है। इस तरह से हम लोगों ने भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से समझ लिया और जान लिया और आज इस अध्याय को हम यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं। अब अगले वीडियो जो इसका आएगा उसमें हम संविधान निर्माण अध्याय के प्रश्न और उत्तर को हल करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इस अध्याय के सारे वीडियोस को एक बार फिर से देखिए, समझिए और इसके बाद अगले कंटेंट में जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उनको देखिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।